हेलो डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर गुड। देखो, आज का आपका पेपर हो गया है लॉ का। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे रिव्यू आ रहे हैं कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है बिकॉज पेपर लेंदी था। देखो, पेपर टफ बिल्कुल भी नहीं था, पेपर लेंदी था। मैं भी मानता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं कई बार, और क्वेश्चंस पढ़ने में हमें दिक्कत जा सकती है। देखो, आईसीएआई का ना एक थोड़ा सा होता है कि आईसीएआई कोई भी एक पेपर आपको इजी दे देगा। आईसीएआई एक पेपर को थोड़ा सा टफ बनाता जरूर है। मतलब आपको अगर थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो आईसीएआई आपको रिलीफ मिलने कहाँ देगा। आईसीएआई आपको कहीं ना कहीं तो मारेगा ही मारेगा। तो इस बार मुझे ऐसा लगा कि लॉ के पेपर में आपको मारा है। अब मारा क्यों है, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि यहाँ पे पेपर था इजी, एंड पेपर को बनाया इन्होंने बहुत ज़्यादा लेंदी। अब लेंदी अगर पेपर है तो बच्चों को कहीं ना कहीं वो पेपर पढ़ने के लिए टाइम लग रहा है। अगर बच्चों को पढ़ने के लिए टाइम लग रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चों को सॉल्व करने के लिए वो पेपर टाइम लग रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे पेपर का एनालिसिस आपके साथ करता हूँ। आप देखो कि आपने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए थे वो सही है या गलत है। देखो, गलत हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ना टेंशन में मत आया करो। आपने अगर पूरे पेपर में से आपने अगर 100 मार्क्स का पेपर भी सॉल्व किया, अगर आपने 100 आउट ऑफ 100 भी सॉल्व किया ना, तो आपको 60 मिलना कहीं नहीं गया। आपको 60 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा समझ लो। अगर आपने उससे कम सॉल्व किया है, या आपने अगर 60 मार्क्स का ही सॉल्व करके आए हो, बट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 60 मार्क्स का सही है, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन उन बच्चों को लेने की ज़रूरत है जो 40 मार्क्स का ही सॉल्व करके आए हैं, और 60 मतलब 40 मार्क्स में भी डाउट है और 60 मार्क्स का तो उन्हें जम ही नहीं रहा था। कहीं ना कहीं उनके जो प्रोविजंस थे, या जो उनका रिवीजन था, कहीं ना कहीं कम पड़ गया है। अब आप लोगों ने जो पेपर सॉल्व किया है, 40 मार्क्स का किया हो, 60 मार्क्स का किया हो, 100 मार्क्स का किया हो, आपको देखना है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मेरे क्वेश्चन से रेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, जो कि टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़ाए हुए अभी तक। जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं वो टॉपिक के हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, पेपर का एनालिसिस हम चालू करते हैं। शॉर्ट में एनालिसिस रहेगा, डिटेल्ड आपको पूरा क्वेश्चन ये करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आप भी पढ़ चुके हो, मैं भी पढ़ चुका हूँ, डबल डबल वो चीज़ को करने की जरूरत नहीं है। सीधा प्रोविजन पे आएंगे, सीधा कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, आओ चलो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर एल लेट आउट हिज रेसिडेंशियल हाउस टू मिस्टर एम फॉर 50,000 for a period of 1 year. According to the rent agreement, electricity bill was paid by Mr. L. इसमें क्या बोला है कि रेंट एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ था कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा उसको पे करेगा कौन, एल करेगा। उसके बाद, बट मिस्टर एल कुड नॉट पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू अप टू 5 मंथ्स, मतलब 5 महीने से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ही नहीं किया होगा। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, उन्होंने बोला कि हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बंद ना हो, इसलिए मिस्टर एम ने क्या किया, मिस्टर एम ने यहाँ पे बोला कि मैं पे कर देता हूँ, या उन्होंने उनकी इलेक्ट्रिसिटी कट ना हो, इसलिए मिस्टर एम ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। बट ड्यू टू रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किसको करना था, मिस्टर एल को करना था, और पे किसने किया, मिस्टर एम ने किया। कई बार कोई पर्सन आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी चीज कर देता है, तो उस चीज में जब आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाता है, तो वो पर्सन, अब सपोज यहाँ पे मिस्टर एम ने किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया, मिस्टर एल का। अगर मिस्टर एल का इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट हुआ है, तो अगर मिस्टर एम ने यहाँ पे पे कर दिया था अमाउंट जो भी था 50,000 पर मंथ के हिसाब से, जो भी अमाउंट पे किया था, अब क्या मिस्टर एल से वो पैसा रिम्बर्स कर सकते हैं क्या। वही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, और क्वेश्चन था तुम्हारा 3 मार्क का। क्वेश्चन बहुत इजी था। तो सिंपल चीज़ है कि अगर मैं किसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए उसको पैसे देता हूँ, मैंने उसको डोनेशन नहीं दिया ना। डोनेशन देते हो तो वो एक ग्रेट्यूटस एक्ट हो जाता है, ग्रेट्यूटस प्रॉमिस हो जाता है, वो तुमको रिटर्न देने की जरूरत नहीं है, वो भी आगे क्वेश्चन में है। बट यहाँ पे किसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसके पैसे पे कर देते हो, तो जो पैसा आपने पे किया है वो पैसे को आप रीएम्बर्स कर सकते हो। तो इस केस में क्या मिस्टर एम एल से रीएम्बर्स कर सकते हैं क्या, यस, मिस्टर एम एल से पैसा रीएम्बर्स कर सकते हैं। तो अगर आपने एस आंसर लिखा है तो आप यहाँ पे सही हो, और अगर आपने नो आंसर लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके प्रोविजंस यहाँ पे कम पड़ गए हैं। तो आपका लर्निंग पार्ट अभी भी बाकी है, तो आपको अभी भी लर्निंग करते रहना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
Mr. A offered to sell 25 chairs to Mr. B at the rate of 1500. तो 1500 इंटू 25 कर लेना, जितना भी होता है, on 12th to 2024. A promise to B. A promised to B he would keep the offer open till 15 तक. A ने B को बोला कि मैं ऑफर कब तक ओपन रखूंगा. 12 को ऑफर दिया था और बोला कि मैं ऑफर कब तक ओपन रखूंगा, ऑफर ओपन रखूंगा मैं 15 तक. उसके बीच में ए ने क्या किया, वही चेयर्स किसी दूसरे को बेच दी 1700 के हिसाब से. कितने में 1700 के हिसाब से बेच दी. बट कौन से तारीख को बेची, 13 को बेच दिया. बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्रीमेंट में प्रॉमिस क्या हुआ था, कि प्रॉमिस हुआ था कि आप जो भी ऑफर है, ये रियोकेशन ऑफर वाला बेसिकली कंसेप्ट है, रियोकेशन ऑफ ऑफर. तो रियोकेशन ऑफ ऑफर कब तक कर सकते हो, जब तक कोई आगे वाला एक्सेप्ट ना कर ले तब तक. मतलब ए यहाँ पे ऑफरर है, बी यहाँ पे ऑफरी है, बराबर है. जब तक बी ऑफरी मतलब बी रियोकेशन बता ना दे, मतलब कम्युनिकेट ना कर दे, तब तक वो रियोकेशन नहीं होता. बट एक प्रॉमिस में ऐसा बोला गया है कि मैं ऑफर रख रहा हूँ टिल 15 तक, और उसके बीच में आपने अगर किसी को कोई चीज़ बेच दी और बेचने के बाद आपने बी को इन्फॉर्म भी नहीं किया, तो क्या इस केस में बी आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यही पूछा है. बट अगर देखो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर हुआ नहीं है. रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब होता है, जब आप कम्युनिकेट करते हो रिवोकेशन. तो यहाँ पे कम्युनिकेट हुआ है क्या, नहीं हुआ है. तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट नहीं हुआ था और रिवोकेशन भी कम्युनिकेट नहीं हुआ था. आपको कम्युनिकेट करना कब तक था, 15 तक करना था, और आपने कब किया, 14 को किया. तो क्या आप यहाँ पे सही हो, यानी कि बी यहाँ पे सही है. यस, यहाँ पे बी सही है. क्या बी यहाँ पे डैमेजेस क्लेम कर सकता है ये से, यहाँ पे बी डैमेजेस क्लेम कर सकता है ए से, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं डेट इन्वॉल्व थी, और यहाँ पे डेट भी इन्वॉल्व थी, एंड यहाँ पे अभी तक रिवोकेशन ऑफ ऑफर हुआ नहीं था. रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक हो सकता है, जब तक वो चीज़ को एक्सेप्ट ना किया जाए. सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, ये 2 मार्क्स का था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए वॉज रनिंग ऑर्फेंज. हिज फ्रेंड मिस्टर एस, हिज क्या है, फिलिंथ्रोपिस्ट, एग्रीड टू डोनेट 2 लाख फॉर ट्रीटमेंट. डोनेशन का आया हुआ है. मैंने इसके पहले आपको एक बताया, डोनेशन की अगर चीज़ आती है तो ग्रेट्यूटस प्रॉमिस हो जाता है, कि अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मैं ये लो भाई 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए मेरी तरफ से रखो, यानी कि मैं डोनेट कर रहा हूँ. एक ग्रेट्यूटस प्रॉमिस है, मेरी तरफ से रखो का मतलब है, ये मैं बोल रहा हूँ ये बॉटल है, ये बॉटल मेरी तरफ से रखो. रखो का क्या मतलब है, कि मैं तुमसे कुछ चाह रहा हूँ क्या, इस केस में मैं तुमसे कुछ नहीं चाह रहा हूँ. तो ये ग्रेट्यूटस प्रॉमिस होता है. इफ आप ग्रेट्यूटस प्रॉमिस को परफॉर्म कर रहे हो और आगे वाले ने आपको कुछ नहीं दिया, तो आप आगे वाले पे केस नहीं कर सकते. यहाँ पे क्या बोला है, ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड suffering from cancer. On emergency, Mr. A incurred 1.5 lakh for treatment of his child. Now, Mr. S refused to pay. Mr. S refused to pay. Whether Mr. A can claim 1.5 lakh from Mr. S? No. अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक ग्रेट्यूटस प्रॉमिस था. मैंने बोला कि जो अगर डोनेटेड अमाउंट होता है, ग्रेट्यूटस अमाउंट होता है, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते. अगर आपने यहाँ पे आंसर लिखा है एस, तो आप कहीं ना कहीं गलत हो. अगर आपने यहाँ पे आंसर लिखा है नो, तो आप सही हो. क्या आपने नो लिखा है, बताओ. वेरी गुड. उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, देखो ये 1% कंपनी वाला है. अब देखो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, मैं आपको सिंपल बता दूँ क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ ही रहे हो. इसके अंदर बोला है मिस एक ओपीसी है. ओपीसी वाला एक कंसेप्ट है, मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया हुआ था. ठीक है, तो मेरे जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है. तो स्टार्टिंग के चैप्टर में एक ओपीसी वाला कंसेप्ट बताया था. अगर वहाँ पे नॉमिनी चाहिए, तो नॉमिनी कौन होना चाहिए, नॉमिनी इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए. यहाँ पे वही कंसेप्ट है कि नॉमिनी एक पर्सन है. यहाँ पे 2 अलग अलग नॉमिनीज के नाम है, एक है रॉबर्ट और एक है डिंकर. तो यहाँ पे 2 अलग अलग नॉमिनीज के नाम है. अगर यहाँ पे आपको नॉमिनी बनना है किसी कंपनी का, तो आपको नॉमिनी बनने के लिए किस इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको इंडिया का रेसिडेंट होना है, तो आपको इंडिया के अंदर कितने दिन तक स्टे करना होगा, 182 डेज तक आपको इंडिया के अंदर स्टे करना होगा. यहाँ पे क्वेश्चन में 2 लोगों के नाम है, 2 लोग, एक है रॉबर्ट,
बोला है कि रॉबर्ट या डिनकर इन दोनों में से कौन सा वो पर्सन है जो ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। तो फर्स्ट जो रॉबर्ट है उसने 182 डेज वाली जो प्रोविजन है उसको फुलफिल नहीं किया हुआ है, तो क्या रॉबर्ट बन सकता है क्या? तो रॉबर्ट नॉमिनी यहाँ पे नहीं बन सकता, तो ये हो गया नो नो। और डिनकर क्योंकि उसने प्रोविजन को फुलफिल किया हुआ है इसलिए वो बन सकता है क्या? तो यस, ही कैन बी अ नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी की नॉमिनी की प्रोविजन एक बार फिर से बता रहा हूँ। नॉमिनी अगर आपको किसी कंपनी में बनना है, वन पर्सन कंपनी में बनना है, तो इसके लिए आपको इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा। और अगर आपको इंडिया का रेसिडेंट होना है तो आपको इंडिया के अंदर 182 डेज का स्टे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने 182 डेज का स्टे किया हुआ है तो ही आप नॉमिनी बन सकते हो, अदरवाइज आप नॉमिनी नहीं बन सकते। तो इस केस में रॉबर्ट ने इंडिया के अंदर 182 डेज स्टे किया हुआ है एंड डिनकर ने इंडिया के अंदर 182 डेज स्टे नहीं किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे सॉरी, रॉबर्ट ने नहीं किया हुआ है और डिनकर ने किया हुआ है, इसीलिए कौन नॉमिनी बन सकता है? इन दोनों में से नॉमिनी बन सकता है डिनकर। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, एक सेकंड एक सेकंड, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। XYZ Limited was incorporated to hold a parent of a patent for a new product. The company is expecting to start a commercial production within the next 2 years. In the meanwhile, for timely installation, the company placed purchase order for the plant and machinery. पेमेंट कितना? 1 करोड़ रुपए का। कितना? ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। कंपनी ने इंस्टॉलेशन करने के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया जो प्लांट एंड मशीनरी का था। डाउन पेमेंट उन्होंने किया 1 करोड़ रुपए का। रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एट एग्जामिन वेदर द कंपनी कैन गो फॉर एक्वायरिंग द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। क्या बोला है? डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी का प्रोविजन मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। डॉर्मेंट कंपनी कौन से सेक्शन के अंदर है? सबसे पहले तो सर डॉर्मेंट कंपनी है सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये सेक्शन के अंदर डॉर्मेंट कंपनी है। डॉर्मेंट कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? अ कंपनी विच इज फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट 2013 form and registered under this act for a future projector having no significant accounting transaction in a year। साल भर में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए, बट ये केस में इनके सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुए हैं। सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब क्या? सारे ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट 4। अब 4 ट्रांजेक्शन मैं आपको बताता हूँ, बट वो चौथा ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए ये डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं एक्वायर कर पाएंगे। तो कौन सी 4 चीज़ें? सबसे पहले आप पेमेंट कर रहे हो कंपनी के फुलफिल मतलब एक्ट के फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट के लिए, स्टॉक परचेस कर रहे हो एक्ट के रिक्वायरमेंट के लिए, ऑफिस के रिकॉर्ड्स के रिक्वायरमेंट के लिए आरओसी को पेमेंट कर रहे हो। तो ये 4 चीज़ें, अगर ये 4 चीज़ें होती है तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन माने जाते हैं, अदरवाइज वो कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में नहीं आती है कोई भी चीज़। तो ये पेमेंट जो डाउन पेमेंट किया 1 करोड़ रुपीज़ का, क्या ये डॉर्मेंट का मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में आएगा? तो नहीं आएगा। मतलब ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में आएगा एक्सेप्ट वो 4 नहीं आते हैं बाकी सारे। तो ये अगर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन उन्होंने किया है तो उन्होंने प्रोविजन को तोड़ा है। उन्होंने अगर प्रोविजन को तोड़ा है तो क्या ये कर सकते हैं? क्या ये नहीं कर सकते? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी है, मेरे को नहीं लगता है कि आपने इसमें गड़बड़ की होगी। रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहला क्या पूछा है? इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपायर्ड द एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड। डिस्कस। देखो एक्सपायर का मतलब होता है कि अगर पार्टनर को निकाला जा रहा है, अगर पार्टनर को निकाला जा रहा है बैड फेथ में तो वो ऑलवेज नल एंड वॉइड होगा। अगर पार्टनर को निकाला जा रहा है गुड फेथ में, देखो पार्टनर को निकाला अगर जाता है गुड फेथ में तो वो होता है वैलिड। अगर पार्टनर को निकाला जा रहा है गुड फेथ में तो वो क्या होता है? वैलिड। पर अगर पार्टनर को अदरवाइज गुड फेथ में निकाला जा रहा है तो वो क्या होगा? नल एंड वॉइड। तो आपको एक्सप्लेनेशन में ये लिखना था कि अगर आपने गुड फेथ में नहीं निकाला हुआ है तो वॉइड नल एंड वॉइड होगा, बट अगर आपने गुड फेथ में निकाला हुआ है मतलब अच्छे मन भाव से निकाला हुआ है तो वो केस में प्रोविजन क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, द पार्टनर हु इज एक्सपायर्ड विल सीजेस टू बी लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डूइंग आफ्टर एक्सपल्शन। मुझे बताओ मैं किसी पार्टनर को निकाल दूँ, ये मेरा पार्टनर है, एक सपोज बॉटल मेरी पार्टनर है,
मैं पार्टनर को अपने ऑफिस से निकाल दूँ। अगर मैंने पार्टनर को अपने ऑफिस से निकाल दिया, मुझे बताओ क्या वो पार्टनर मेरे आगे के कोई भी काम के लिए लायबल रहेगा क्या? अगर मैं उसको निकाल दिया, आज निकाला, आज की तारीख 15 है, 15 को आपका लॉ का पेपर हुआ है, बहुत अच्छा गया है, कुछ लोगों का, कुछ लोगों का बहुत बुरा गया है, कुछ लोगों का एवरेज गया है, बट इट्स ओके, ठीक है। 15 को मैंने उसको निकाला, 16 को मैंने कोई ट्रांजेक्शन किए, क्या एक्सपाइल्ड पार्टनर जिसको मैंने 15 को निकाला हुआ है वो 16 की ट्रांजेक्शन के लिए लायबल रहेगा क्या? या जो थर्ड पार्टी के साथ मैंने 16 को ट्रांजेक्शन किया उसके लिए लायबल रहेगा क्या? तो आंसर इज नो। नो। अगर आपने एस लिख के आए हो तो आपके प्रोविजन अभी भी गड़बड़ है, ठीक है। चलो, मुझे ना कमेंट में आंसर दिया करो, अगर आपने एस लिख के आए तो एस दो, नहीं लिख के आए तो नो दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि देखो, सिंपल मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, अब इतना अंदर अपने को घुसने की फिर से ज़रूरत नहीं है। क्या बोला है कि बेसिकली ये राइट टू रिजेक्ट गुड्स वाला क्वेश्चन है। क्या आप राइट टू रिजेक्ट गुड्स कर सकते हो? आपके पास राइट टू रिजेक्ट गुड्स है, राइट टू रिजेक्ट गुड्स वाला ऑप्शन होता है क्या बायर के पास? बताओ मुझे। यस, यस होता है क्या? यस सर, राइट टू रिजेक्ट वाला गुड का ऑप्शन होता है। राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन कब होता है? इफ़ आप अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स मंगा रहे हो, आपने कोई स्पेसिफिक गुड्स ऑर्डर किए और स्पेसिफिक गुड्स के साथ आपने डाली एक कंडीशन। क्या डाली है? कंडीशन। अब यहाँ पे स्पेसिफिक गुड थे राइस, और राइस के साथ कंडीशन भी थी कि मुझे चंडीगढ़ वाले राइस ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन इंक्लूड थी और कंडीशन स्पेसिफिक गुड्स भी थे, स्पेसिफिक गुड्स में गुड्स थे राइस, एंड कंडीशन थी कि चंडीगढ़ वाले राइस। तो यहाँ पे जो राइस दिए गए वो महाराष्ट्र वाले दिए गए, एंड मतलब जैसे बोले गए थे वैसे भी नहीं दिए गए। अब मेन यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन, बताओ बायर के पास कौन सी रेमेडी है या कौन से राइट्स उसके पास अवेलेबल है। सॉरी, अगर बायर के राइट्स की बात करें तो बायर के पास दो राइट्स होते हैं, बेसिकली तीन राइट्स होते हैं, बट दो राइट्स की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला राइट कि वो चाहे तो पूरे के पूरे कंसाइनमेंट को, पूरा का पूरा जो भी कंसाइनमेंट है उसको क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है। अगर आपने ये चीज़ लिखी हुई है तो ऑल द बेस्ट, अगर नहीं लिखी हुई है तो जय राम जी की, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो? कंसाइनमेंट को पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकते हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप कंसाइनमेंट को एक्सेप्ट कर लो एंड जो चीज़ है उसका डैमेजेस क्लेम कर लो। ये अगर आपने चीज़ लिख के आए हो तो वेरी गुड, अगर नहीं लिख के आए हो तो प्रोविजन क्लियर करना है। बताओ, कमेंट में बताओ, अगर आपने लिख के आए हो तो यस, नहीं लिख के आए हो तो नो, ठीक है। क्वेश्चन के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, एक आपको मैंने सेंस ऑफ गुड्स एक्ट में एक चीज़ पढ़ाई हुई थी कि अगर आपको प्राइस दोनों पार्टी में डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो प्राइस डिसाइड करने वाला पर्सन होता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन प्राइस डिसाइड करने वाली चीज़ मैंने आपको एक बताई हुई थी। तो अगर आपकी प्राइस थर्ड पर्सन डिसाइड करने वाला है तो आपकी प्राइस डिसाइड होनी ही चाहिए। अगर आपकी प्राइस डिसाइड कौन कर रहा है? अगर थर्ड पार्टी आपकी प्राइस डिसाइड कर रहा है तो आपकी प्राइस डिसाइड होना ज़रूरी है। और अगर थर्ड पार्टी भी प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी हो जाती है आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको इन्फोर्सेबल करने के लिए। तो अगर थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड कर लेती है तो ओके, अगर थर्ड पार्टी प्राइस नहीं डिसाइड कर पाती है तो वो चीज़ हो जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इन्फोर्सेबल कहीं ना कहीं होने के चांसेस कम है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें होगी? अब मुझे बताओ, यहाँ पे एक अपना पर्सन कौन है? एक पर्सन कौन है सर? एक पर्सन यहाँ पे है वसंत और एक पर्सन है कार्तिक। मुझे बताओ, क्या अपने कार्तिक जो है अपने पहले वाले प्रॉमिस के लिए बाउंड होगा कि नहीं होगा? इसने यहाँ पे एक प्रॉमिस किया हुआ था तो पहले वाले प्रॉमिस के लिए बाउंड होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे पहले वाले प्रॉमिस के लिए वो बाउंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस फिक्स ही नहीं हो पाया है। मैंने आपको क्या बोला? अगर थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड कर रही है तो थर्ड पार्टी ऑलवेज प्राइस डिसाइड नहीं करना ही चाहिए। अगर नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल होने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ने प्राइस डिसाइड नहीं किया, दैट्स वाई क्या अपने फर्स्ट प्रॉमिस के लिए कार्तिक लायबल होगा? नहीं होगा। बट वसंत को जो भी लॉस हुआ है कार्तिक की वजह से, क्या वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है?
सर वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, बट वो सिर्फ रिजनेबल डैमेजेस क्लेम कर सकता है। क्या सारे डैमेजेस क्लेम कर सकता है क्या? नहीं, वो सिर्फ रिजनेबल डैमेजेस क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये कार्तिक की गलती की वजह से नहीं हुआ है, ये गलती की वजह से हुआ है थर्ड पार्टी की। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आपको आंसर भी समझ में आया होगा। अगर आपने ये दो चीज़ लिखी हुई है आंसर में तो वेरी गुड, अगर नहीं लिखी हुई है तो प्रोविजंस को क्लियर करना अभी भी बाकी है। अगर लिखी हुई है तो यस लिखो, नहीं लिखी हुई है तो कमेंट में नो लिखना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है जरूर, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बी पे। बी क्या बोला हुआ है? आई थिंक ये, हाँ चलो, ये कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन कंपनीज एक्ट से देखने को मिले हैं यहाँ पे, और अच्छा पेपर आया हुआ है, मज़ेदार पेपर था ये। क्वेश्चन नंबर बी बहुत ज़्यादा इजी था, कॉर्पोरेट बिल वाला था। Corporate will sometimes fails to protect the members of the company from the liability connected with the actions। मुझे सबसे पहले बताओ आपने इसका आंसर क्या लिखा? ये चलो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये होगा कि नहीं होगा कॉर्पोरेट विल? सबसे पहले तो मुझे बताओ कॉर्पोरेट विल कब लिफ्ट होती है? वहां पे तीन चीजें होती है जिस टाइम पे कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाता है, बताओ कौन सी? बताओ कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कब किया जाएगा, बताओ सर। तीन चीजें होगी। अगर एक तो फ्रॉड हो रहा है, लिखा हुआ है फ्रॉड, उसके बाद टैक्स एविशन हो रहा है, टैक्स एविएशन हो रहा है तो उस टाइम पे, उसके बाद अगर एजेंसी क्रिएट हो रही है तो उस टाइम पे, अगर तीन चीजें हो रही तो उस टाइम पे हम लोग कॉर्पोरेट बिल को उठा के देखते हैं। और समटाइम्स अगर कॉर्पोरेट बिल को उठा रहे हैं तो कंपनी के गलत एक्शन की वजह से मेंबर्स भी कई बार फंस जाते हैं, तो कई बार मेंबर्स भी प्रोटेक्ट नहीं हो पाते कंपनी की गलत एक्शन की वजह से। अगर आपने कॉर्पोरेट बिल के ये प्रोविजन, क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क का था, आप एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करके नहीं आ सकते थे, तो आपको लिखना था ये कि कॉर्पोरेट बिल कब लिफ्ट की जाएगी। सबसे पहले तो ये बताओ कॉर्पोरेट बिल कब लिफ्ट की जाएगी, तो तीन चीजें होगी सर। फ्रॉड होता है, टैक्स एविशन होता है, या तो एजेंसी क्रिएट करते हैं, इस केसेस में कॉर्पोरेट बिल को हम लिफ्ट करते हैं। और समटाइम्स क्या होता है, कॉर्पोरेट बिल यानी कि कंपनी के गलत एक्शन की वजह से मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना भी कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है। समझ में आई ये चीज़? आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था। मुझे बताओ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम मतलब एमओए की बात चल रही है, एंड आर्टिकल्स मतलब एओए की बात चल रही है। ठीक है, जब ये दो चीज़ें रजिस्टर्ड हो जाती है उसका इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो मेमोरेंडम का इफेक्ट होगा कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो कंपनी की आप कर सकते हो। आर्टिकल्स का इफेक्ट होगा जो भी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपके डिसाइड हो जाते हैं। तो ये इफेक्ट होता है दोनों का। आपने आई होप अच्छे से लिखा होगा इसको, है ना? लिखने का फॉर्मेट तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। अपना लिखने का फॉर्मेट कैसा होता है? सबसे पहले आपको लिखना होता है प्रोविजन। देखो तीन चीज़ें मैं बताता हूँ, बट ठीक है, आप सबसे पहले लिखोगे प्रोविजन। प्रोविजन को आपने एक्सप्लेन कर दिया पूरा अच्छे से, उसके नीचे लिखते हो कंक्लूजन। तो आपको दो चीज़ें इस तरीके से एक्सप्लेन करनी है तो आपका पेपर जो है दिखने में सुंदर दिखता है और मज़ा आता है एग्जामिनर को पढ़ने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एलएलपी वाला क्वेश्चन है और एलएलपी वाला कॉन्सेप्ट अभी तक हमारा हुआ नहीं है, दैट्स वाई मैं ये क्वेश्चन को अभी स्किप कर रहा हूँ। आपके साथ आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें अब आज तो मैं 4 तक क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, 5th एंड 6th क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहना, जाना नहीं कहीं। और ये जो जो प्रोविजन मैंने अभी तक क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है वो भी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने वो क्वेश्चन नहीं किए होंगे क्योंकि उन्होंने ऐसे ही पेपर दिया हुआ था, अभी तक हमारा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 तक कितने लोगों की सही है एंड कितने लोगों के कितने गलत है कमेंट में लिख के बताओ। अगर आप लोगों के गलत भी होंगे तो हम आपके लिए कुछ अच्छा ज़रूर सोचेंगे। ठीक है, हम आपके लिए कुछ वीडियोस लाने का सोचेंगे, रिवीजन वीडियोस लाने का सोचेंगे। दिसंबर अटेम्प्ट आप लोग फाड़ डालो, ये हमारी दुआ रहेगी। एक बार आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बेसिकली रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट से। ये क्वेश्चन रिलेटेड है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट से। ठीक है, अब पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट सबसे पहले होता क्या है ये बताओ। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि एक्चुअल में तुम्हारे पार्टनर नहीं है। मतलब ये देखो, ये तुम्हारे कुछ पार्टनर्स है बिजनेस में, और एक ऐसा पर्सन जो कि पार्टनर नहीं है बट सारे काम ऐसे कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं पार्टनर हूँ। अगर कंपनी में कोई भी लाइबिलिटी की बात है, अगर कंपनी में लाइबिलिटी की बात है तो लाइबिलिटी के लिए लाइबल कौन होगा? क्या वो पर्सन भी लाइबल होगा जो कि एक्चुअल में पार्टनर है नहीं बट खुद को दिखा रहा है कि मैं पार्टनर हूँ? तो पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट बोलते हैं। ठीक है,
दिखा रहा है कि मैं पार्टनर या सारे काम कर रहे हैं एक पार्टनर जैसे, क्या उसको भी मानेंगे? एस, उसको भी मानेंगे, उसको भी मानेंगे। क्या उसकी भी लायबिलिटी होगी? हमने पढ़ा हुआ है सर वो भी लायबल होता है। तो अगर आपने इसका लायबल लिख के आए हो तो वेरी गुड, अगर नहीं लिख के आए हो तो जल्दी मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अमर एग्री टू लायबल फॉर द एग्जिस्टिंग debt referred by the old debt of the firm. Agreement signed by all partners including Amar. Examine whether Amar will be liable for the suit filed by the creditor against the firm and all existing partner of for recovery of the old debt of the firm. अमर एक न्यू पार्टनर ऐड हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग गलत करके आए होंगे। और उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि मैं एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी भी पे करूंगा। अगर उसने एग्रीमेंट साइन किया है कि मैं ओल्ड डेट भी पे करूंगा, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी भी पे करूंगा, तो जब सारे पार्टनर एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी के लिए लाइबल है तो क्या अमर लाइबल होगा क्या? अगर आप लोगों ने नो लिख के आए हैं तो जल्दी मिलेंगे, अगर आप लोगों ने एस लिख के आए हो तो वेरी गुड, आपने सही लिख के आए हो, क्योंकि उसने एग्रीमेंट साइन किया हुआ था एंड इन दैट केस वो लायबल यहाँ पे होगा। समझ में आया क्या प्रोविजन? बताओ, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इसका 3 है ना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा ये हमने अभी तक नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का है, हमने किया हुआ है, किया हुआ है, किया हुआ है, किया हुआ है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो। Someone having 10% of share, 10% of share in the property, 20 lakh of the firm retired of the from firm, 31st March of the firm continues to be business thereafter without final settlement. अच्छा ये फाइनल सेटलमेंट वाला, मुझे बताओ कोई पार्टनर रिटायर होता है, ये रिटायरमेंट वाला है, रिटायरमेंट वाला है, को प्रोविजन पढ़ना है। आपने प्रोविजन पढ़ के ही नहीं गए थे इसलिए आपको ये क्वेश्चन जमा नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है। मैंने रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में एक चीज़ बताई थी कि फाइनल सेटलमेंट होना जरूरी है। अगर मैं रिटायर हो रहा हूँ, ठीक है, हम 4 पार्टनर हैं, ठीक है, हम 4 पार्टनर में से मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो कंपनी का काम है या पार्टनरशिप फर्म का काम है कि मेरे को सारी मेरी लाइबिलिटी कंप्लीट कर दे, या रिटायरमेंट के बाद जो भी मेरा फाइनल सेटलमेंट है, अकाउंट्स का सेटलमेंट है, वो सारा पूरा कर दे। बट इफ आपने नहीं किया हुआ है तो क्या आपको उसको पैसा देना पड़ता है क्या? क्या वो आपके पैसे में लायबल रहता है क्या? क्या आपको पैसे मांग सकता है क्या? मांग सकता है सर। मुझे बताओ कैसे पैसे मांग सकता है? सबसे पहले तो प्रॉफिट का हिस्सा ले सकता है क्या? बताया था मैंने, शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर ले सकता है, क्योंकि उसकी एसेट आप लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। मैंने बताया था ना, कुछ एसेट अगर अपनी उसके पास रहती है फर्म के पास, और फर्म अगर उसको यूज कर रहा है तो उसका पैसा वो पार्टनर, रिटायर पार्टनर ले सकता है क्या? सबसे पहला आप पैसा ले सकते हो प्रॉफिट में से, दूसरा आप ले सकते हो शेयर में से। मुझे नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया होगा, और प्रोविजन याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 2 चीज़ों में से आप पैसे ले सकते हो, पहली तो आप ले सकते हो प्रॉफिट में से, दूसरा आप हिस्सा ले सकते हो यानी कि इंटरेस्ट ले सकते हो शेयर्स में से। अब अगर आप शेयर्स में से इंटरेस्ट ले रहे हो तो कितना इंटरेस्ट ले सकते हो सर? 6% पर एनम। पड़ी हुई चीज का दो, लिखा था क्या? लिखा था क्या बताओ? नहीं लिखा था, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। लिखा है तो यस बोलो, नहीं लिखा है तो आंसर में नो लिखना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लेंदी थे, क्वेश्चन इजी थे। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर हमने तो सारे प्रोविजन ये पढ़े हुए हैं, हमको तो सारी चीज़ें याद भी है, बट हम एग्जाम में लिख के नहीं आए। यही हो रहा है आप लोगों के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ जाते हैं, बी की तरफ जाते हैं, बी की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है? जेबी लिमिटेड वाला पढ़ो एक बार, पूरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार, जल्दी जल्दी पढ़ो एक बार, फास्ट पढ़ो एक बार। सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन कंपनीज एक्ट में से है? कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है अल्ट्रा वायरस वाला। कौन सा है? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस वाला क्वेश्चन है क्या? बताओ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या बोलता है? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस बोलता है कि इफ कंपनी की पावर के बाहर कोई चीज हो रही है, इफ कंपनी की प्रोविजन के बाहर, यानी कि एमओएम में लिखी हुई
कंपनी के बाहर की चीज़ मतलब होता है एमओए में लिखी हुई, मेमोरेंडम में चीज़ें लिखी हुई है, और उसके बाहर अगर इफ कंपनी में बोला था कि आप लोन ले सकते हो कितने का, 2 करोड़ का, या आप 3 करोड़ का लोन ले सकते हो, और अगर कंपनी 5 करोड़ का लोन ले रही है, यानी कि कंपनी अपने प्रोविजंस को तोड़ रही है। अगर कंपनी प्रोविजंस को तोड़ती है तो वो जो भी, देखो कंपनी ले रही है वो ठीक है, बट कंपनी में अगर कोई दूसरा पर्सन है, अगर कोई दूसरा पर्सन कंपनी में वो चीज़, अगर बैंक से लोन ले रहे तो बैंक को देखना पड़ेगा, कंपनी के एमओए देखने पड़ेंगे। अगर बैंक ने यहाँ पे लोन दे दिया है तो यहाँ पे केस क्या होगा, बैंक कितना रिकवर कर सकती है। सबसे पहले तो ये जो भी एक्ट है क्या है, वो एक्ट वॉइड है। यस सर, ये एक्ट वॉइड है क्योंकि कंपनी के पावर के बाहर काम चल रहा है। तो अगर कंपनी के पावर के बाहर काम चल रहा है तो एक्ट कैसा है, वॉइड है। अगर एक्ट वॉइड है तो इस केस में बैंक कितना रीपेमेंट ले सकती है, तो बैंक ले सकती है। क्यों, अब बैंक ले क्यों सकती है 3 करोड़ रुपए वापस, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है, बैंक 3 करोड़ रुपए वापस क्यों ले सकती है, क्योंकि वो उसने लॉफुल डेट में यूज किया हुआ था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 करोड़ रीपेमेंट फॉर इट्स लॉफुल डेट, क्या वो लॉफुल डेट के लिए किया हुआ था, तो कंपनी ने अपने अच्छे काम के लिए किया हुआ था, इसलिए वापस ले सकती है। 2 करोड़ क्या कर सकती है सर, बताओ 2 करोड़ क्या कर सकती है सर, तो 2 करोड़ का वो क्या कर सकती है, 2 करोड़ का रिस्टिट्यूशन कर सकती है। रिस्टिट्यूशन वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, आई होप। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार देखो, क्योंकि लेंदी है क्वेश्चन, पढ़ने में टाइम लगेगा, बट आपको प्रोविजन से रिलेट कर लेना। पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पूरे क्वेश्चन में एक प्रोविजन दिख गया भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट डायरेक्ट डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस को पूरा का पूरा याद करो और क्वेश्चन में छाप दो, वही सिंपल चीज़ है। ठीक है, आपने प्रोविजन जितना पढ़ा है उसके ही अंदर का आएगा ना, मुझे बताओ। आपने कोई चीज़ बाहर की पढ़ी है वो तो आएगी नहीं, आपने जितना पढ़ा है उसके अंदर की चीज़ आएगी, सिंपल चीज़। आगे बढ़ते आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ गुडविल ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, पढ़ो पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। यहाँ पे बोला है कि जो सुमित है, सुमिति है ना, ये कोई और है भाई, सौमिता है, सौमिति है, सुमिता क्या है भाई, जो भी है, लड़की है, लड़की है, लड़की। ठीक है, लड़की ने क्या बोला, एक लड़की बोल रही है कि सर, लड़की बोल रही है कि यहाँ पे 2 चीज़ें होगी। एक तो इसने डायरेक्टर्स की साइन ली हुई है, मतलब 2 डायरेक्टर्स की साइन ली हुई। शेयर सर्टिफिकेट के लिए चिल्ला रही है लड़की कि मुझे शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, और इन्होंने मुझे शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया, और इन्होंने मतलब शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया, और बोला हुआ है, ऑब्जेक्शन ले रही है कि कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते जब तक आप कंपनी का कॉमन सील ना दे दो, उसमें कॉमन सील ना रहे। देखो कंपनी में 2 प्रोविजन होती है, अगर शेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो शेयर सर्टिफिकेट में सबसे पहली प्रोविजन है कि तो या तो 2 डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी उसको साइन करके ऑथोराइज कर दे, या तो उस पर कॉमन सील हो। तो कॉमन सील इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल वाली चीज़ मैंने बताई हुई थी। अगर कॉमन सील ऑप्शनल है और ये ऑब्जेक्शन ले रही है कि कॉमन सील की वजह से आप शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, तो इस केस में क्या इसका ऑब्जेक्शन सही रहेगा क्या, नहीं। तो ये जो भी ऑब्जेक्शन ले रही है वो ऑब्जेक्शन कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्शन गलत हो जाएगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? चलो आखिरी में हम लोग, आखिरी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, in case of breach of contract the court may awarded the compensation or damage. Explain the circumstances when the court may award the ordinary damage, special damage and liquidated damage. चलो ये ordinary damage, liquidated damage, special damage आप लोगों को आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ये चलो ये चीज़ें आप लोगों को पता होगी, ये चीज़ों को मैं इतना खींचता नहीं हूँ, जो चीज़ें पता है उसको एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम लोग केस स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग भी अपने आप से कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, इसके बाद हम जो बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर पूछा हुआ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो नीचे की चीज़ें हैं ये लॉफुल होगी या अनलॉफुल होगी। सबसे पहली चीज़ देखो, आपने आंसर लिखे होंगे तो ठीक है अच्छे से, गिफ्टिंग द रिस्ट वॉच टू हिज सन, कि ये चीज़ लॉफुल है।
लॉफुल है? नहीं है, अनलॉफुल है। अब ये लॉ की आपको एक बार पूरा प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा और ये आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप किसी पर्सन को वार्निंग दे रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर स्यू कर दूंगा अगर तुमने जो भी जगह अगर तुमने ट्रू ओनर को नहीं ढूंढा, तो क्या ये चीज़ अनलॉफुल है या लॉफुल है? तो ये चीज़ लॉफुल है सर, ये कर सकते हैं। मुझे बताओ, और किसी ने बोला कि रिटेनिंग द पोजीशन ऑफ रिस्ट वॉज टिल रिकवरी ऑफ लॉफुल एक्सपेंसेस, मतलब मैं ये ये समझ लो एक रिस्ट वॉच है और मैं इसको अपने पास तब तक रखूंगा जब तक तुम उसके पूरे पैसे नहीं दे देते। क्या ये चीज़ लॉफुल है? सर ये भी चीज़ क्या है? लॉफुल है, ठीक है। उसके बाद सेलिंग ऑफ रिस्ट वॉच, रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस। क्या आप रिस्ट वॉच को सेल कर सकते हो एक्सपेंसेस रिकवर करने के लिए? नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। तो ये भी चीज़ क्या है? अनलॉफुल है। अगर आपने पहला अनलॉफुल और लास्ट अनलॉफुल और बाकी दो लॉफुल किए हैं तो वेरी गुड, नहीं तो मिलते हैं जल्दी, आपके साथ मुलाकात होगी जल्दी, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उलन गारमेंट वाला। कौन से गारमेंट वाला? उलन गारमेंट वाला। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में एक एग्रीमेंट हुआ है, क्वेश्चन में एक एग्रीमेंट हुआ है, तो एग्रीमेंट में क्या है? ये लास्ट है। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक एग्रीमेंट है जिसमें एक टाइम मेंशन था। अगर ये आपने क्वेश्चन नहीं किया होगा ना, मैं आपके घर आके आपको पटकूंगा, ध्यान रखना। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टाइम मेंशन हो कि मुझे ये टाइम पे ये चीज़ चाहिए और टाइम के बाद अगर कोई चीज़ दे रहे, तो मुझे बताओ यार, मैं एक बायर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं टाइम के बाद वो चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, रिजेक्ट कर सकता हूँ क्या? पहला क्वेश्चन तो वही पूछा है। क्या मैं पूरा का पूरा माल रिजेक्ट कर सकता हूँ क्या सप्लाई? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है एस। अगर आपने एस करके आया हो तो वेरी गुड, अगर नहीं करके आया हो ना, वो स्टार स्टार वाली आपने कुछ सुनी होगी चीज़ें, स्टार 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 या बीच में बीप बजते हैं, वो वाली चीज़ें सुनी होगी, वही है, ठीक है। तो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकते हो, यस पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकते हो। दूसरा, वुमेन ने रिक्वेस्ट किया, क्या आप पूरा का पूरा एक्सेप्ट करोगे? क्या आप लोगे? क्या मुझे बताओ, जो भी बायर है वो चीज़ को ले सकता है, रख सकता है? अरे उसके पास दो ऑप्शन है यार, वो चाहे तो टाइम के बाद पूरा का पूरा रिजेक्ट भी करे, टाइम के बाद पूरा का पूरा एक्सेप्ट भी करे, उसके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में आंसर क्या रहेगा? एस ही रहेगा, समझे भाई। अगर करके आप, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 3 मार्क का, बस 3 मार्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी मैं बाद में कराऊंगा बिकॉज ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला है, फिर से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ है नहीं, इसलिए बाद में कराऊंगा। लास्ट एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपने किया ही होगा, टाइप्स ऑफ लॉ बताओ लीगल फ्रेमवर्क में। ये पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही है, देखो कंपलसरी नहीं है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। पहले क्वेश्चन से 1 मार्क का एक ही क्वेश्चन पूछा, बट 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ लॉ बताओ। कितने टाइप्स के लॉ होते हैं? कंपनी सर, सॉरी, क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है, और कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है, एविडेंस एक्ट होता है, एविडेंस लॉ नहीं होता। चलो इतने टाइप्स के लॉ होते हैं, हमने सारे लॉ भी पढ़ चुके थे। 6 मार्क आपको यहाँ पे इजीली मिल जाते थे। आपका मैंने ऑलमोस्ट पेपर डिस्कस किया हुआ है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ है। बाकी की सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़े ही जल्दी। अपना वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया, आई एम सो सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में कुछ भी दिक्कत लगे तो वो डालो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी डाउट हो तो डाउट भी डाल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी, बाय बाय।